अगला हमारा कार्यक्रम जैविक आहार और अपना प्राकृतिक खेती का। तो आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट श्री ओंकार नाथ जी, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी, पलामू झारखंड से है। और फिर मैं अपने योगाहार के स्थायी सदस्य है ओंकार नाथ जी, और बढ़िया वो जैविक खेती कर रहे हैं। उनके खेत में वो धान और लेमन ग्रास और भी लेमन ग्रास की भी खेती करते हैं शायद, और भी कुछ है उनके साथ कर रहे हैं वो। तो मैं वो और फिर वो एफपीओ के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मुझे लगता है कि एफपीओ बनाई है, और योगाहार कार्यक्रम की वजह से ही बहुत अच्छे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे आदरणीय ओंकार नाथ जी का स्वागत करती हूँ। जी, स्वागत है ओंकार नाथ जी। जी नमस्ते दीदी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। पूरे योगाहार मंच को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। मुझे गुड मॉर्निंग। दोबारा आमंत्रण देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आपको भाई साहब। और ओंकार नाथ जी, आपको मैंने बोला था कि आप किसान के साथ भी ज्वाइन हो जाइए, फिर आप ज्वाइन है आज किसान आपके साथ के वो जो एफक्यू के द्वारा जो आपने ज्वाइन किए हैं उनको भी है कुछ? हाँ कुछ किसान आए हुए हैं, बात कराएंगे हम। हमारा भी मेरे सीओ भी मेरे एफपीसी के सीओ भी ज्वाइन है, उनसे भी बात कराएंगे एफपीसी के बारे में। वो अपना कुछ बात रखेंगे। जी 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 जी। मेरा नाम ओंकार नाथ और पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से हूँ। और योगाहार मंच से शुरुआती दिनों से ही करीब करीब जुड़ा हुआ हूँ, और करीब कोशिश करता हूँ कि लगभग जुड़ा रहूँ, क्योंकि बहुत सारा जानकारी योगाहार मंच के माध्यम से घर बैठे बैठे जानकारी मिल जाता है। जो मेरा तैयारी था कि हम विजिट करेंगे अन्य शहरों में, अन्य जो भी देश भर में जो जैविक खेती कर रहे हैं, अच्छे खेती कर रहे हैं, उनसे संपर्क बनाऊँ, लेकिन समय अभाव का कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है। और बीच कालखंड में फिर कोरोना काल ये सब फिर चला, तो फिर और परेशानी बढ़ गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पवन सर को, मुनीलाल भैया जी को, व्यवहार के पूरे टीम को, कि ऐसा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें एक साथ दोनों काम हो जा रहे हैं। योग भी हो जा रहा है और जैविक खेती और अन्य सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा हो जाता है। और बैठे बैठे देश भर के अलग अलग विशेषज्ञों से बातचीत हो जा रही है। तो पुनः सभी को इस जो मंच का संचालन कर रहे हैं, व्यवहार कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से कार्यक्रम को बनाए रखे ताकि हम लोग छोटे छोटे जो किसान गाँव में रहते हैं, विशेष जानकारी नहीं मिल पाता है, तो इस व्यवहार मंच के माध्यम से जानकारी मिलते रहे, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज पूंजी है। ज्ञान नहीं है तो कोई क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो खेती भी ऐसी चीज है कि इसमें नित्य नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। अभी चूंकि हम लोग जैविक खेती की शुरुआत किए हैं, तो इसमें भी बहुत तरह की बातें हैं कि जानकारी की आवश्यकता पड़ता है कि कब खाद देना है, कब कौन सा दवा देना है, किस तरह से खेती करनी है। तो इस व्यवहार मंच के माध्यम से सारा जानकारी मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जानकारी पुनः देना चाहता हूँ अपनी खेती के बारे में। लगभग हम 1995 से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड मैंने खेती ज्वाइन किया। तो उस समय पिताजी थे साथ में, तो फिर उनके साथ में खेती मिलके करते थे, लेकिन उसमें अपना करने के लिए कुछ होता नहीं, विशेष नहीं होता था, क्योंकि पिताजी का डायरेक्शन चलता था, तो अपना मनमानी नहीं कर पाते थे। अब पिताजी चूंकि अब नहीं है, तो फिर वो अपने ढंग से फिर अपना खेती करना अभी हम कर पा रहे हैं। तो मेरा चूंकि मेरा जो मेरा ब्लॉक है पाटन पंडवा,
ये सुखाड़ एरिया में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये भी सुखाड़ ड्राई जोन एरिया में है। तो इस तरह से इसके चलते काफ़ी वर्षा का अभाव हो जाता है। तो इसमें फिर हमको ऐसे फसल का चयन करना पड़ता है जो कम पानी में भी हो जाए। तो मैंने शुरू से ध्यान रखा कि वैसे ही फसल करूं जिस कम पानी में हो जाए। तो हमें फोकस करवाई किया इसमें बागवानी पर, और ये ऐसे फसल जो कम पानी में हो जाता है। तो हम शुरू में जब खेती शुरुआत की तो उसमें इमारती लकड़ी का हम लगाए थे, जो आज हमको उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। आज से करीब 20-22 बरस पहले इमारती लकड़ी, शीशम, सागवान, कुछ इस तरह के पौधे, लिप्टस, इकोलिप्टस, सारा तैयार है और बिक्री के लिए उपलब्ध है, और उसको हम सेलिंग करके हम अपना एक अच्छा खासा हमारा ये खेती का आधार है वो हमको प्राप्त हो पा रहा है। आज के डेट में मैं बता दूं कुछ मेरे फसल और लगे हुए हैं जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। केला इसमें एक अच्छा फसल है, और मेरा हम केला और पपीता ये दो लगातार आज हम 10-15 वर्ष से करते आ रहे हैं। तो अभी मेरा केला लगा हुआ है, 1 एकड़ में केला है, लगभग आधा एकड़ में अभी पपीता लगा हुआ है। इसके अलावा फिर लेमन ग्रास की खेती करीब 1 एकड़ से शुरुआत किए थे, अभी करीब 2 एकड़ में मेरा लेमन ग्रास अभी खेत में लगा हुआ है, जिसका मैं कटिंग करके उसका तेल वायलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी ब्लैक राइस खेती, ब्लैक राइस, रेड राइस, काला नमक किरण, ये 2-3 वैरायटी जो अच्छा वैरायटी माना जाता है और शुगर फ्री वैरायटी ये है। तो इसका भी खेती अभी हमने किया है। अभी तो छोटे स्तर पर इसका हम ब्लैक राइस का मार्केटिंग अभी कर रहे हैं लोकल स्तर पर, लेकिन इस वर्ष का मेरा तैयारी है कि ब्लैक राइस को पैकेजिंग करके आगे सेलिंग करने का। तो एफपीसी के माध्यम से सारा तैयारी चल रहा है। इसका जो प्रोसेस होता है पैकेजिंग करने का, एफएसआई लाइसेंस, आईएसओ मार्का, इसके अलावा ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का लाइसेंस, ये सारा अभी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तब तक ले दिसंबर तक ले मेरा धान, इस वर्ष का धान भी निकल जाएगा, पैदा इसका प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो फिर हम इसको पैकिंग करके और आगे बेचने का मेरा तैयारी है। तो इस तरह से ये 4-5 मुख्य फसल है। इसके अलावा बागवानी में मेरा फोकस है कि बागवानी किया जाए, और कम पानी में बागवानी सबसे उत्तम फसल है। तो बागवानी में हम किए हैं, मेरा भी संतरा और आम का भी बागवानी लगाए हुए हैं, करीब 10 एकड़ में ये बागवानी भी लगा हुआ है। तो इस तरह से एक कुछ फसल है जो हम इसका खेती अभी कर रहे हैं। और अभी इसको तो अभी संतरा और आम बागवानी तो पिछले साल ही लगाए थे, कुछ इस वर्ष लगाए हैं, तो अभी कोई से रिजल्ट नहीं दिया है। लेकिन मेरा केला और पपीता हम निकल रहा है, और जिससे अच्छा मुनाफा मिल जाता है, और कम लागत में कम मेहनत में ये सही फसल है। तो इसमें समस्या हमको ज़्यादा करके थोड़ा फेस करना पड़ रहा है, फंगस का प्रॉब्लम। पपीते में भी फंगस का प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी केला में भी हम चर्चा किए थे इस व्यवहार मंच में, ये समस्या हो रहा है। तो अगर सदन में कोई होंगे तो जरूर हमको बताने की कोशिश करेंगे कि हम फंगस से कैसे निजात पाएँ। दोनों फसल में फंगस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका अगर समाधान मिल जाता है तो हम और अच्छा से इसको खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन केला ऐसा फसल है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर कोई बीमारी से अगर हम पार पा जाते हैं तो बहुत सुंदर फसल है। अभी केला हम दिखाएंगे आपको अपने खेत में। एक केला के घौंद जो है करीब 40 किलो 50 किलो का भी गिर रहा है। पिछले साल हम इसको लगाए थे, और अभी सब कांधी सब देने के लिए अभी तैयार है। कुछ कांधी गिर गया है, कुछ अभी गिरने वाला है। तो बहुत अच्छा फसल है। 1 एकड़ में करीब 400-500 पौधा लग जाता है केला का। सिर्फ से पपीता का भी 400-500 पौधा लगता है 1 एकड़ में। तो ये ऐसा फसल है जो कि आपको सब्जी का पूरा सप्लीमेंट पूरा कर देता है। आपके घर में अगर कुछ पौधे केला लगा दिए हैं तो साल भर सब्जी मिलते रहता है। एक बार एक घौंद केला का गिर गया तो जब इच्छा हुआ तब उसका कच्चा केला आप सेवन कर सकते हैं सब्जी के रूप में।
जब आप नहीं खा पाए तो फिर पक गया तो फिर पका हुआ केला का सेवन करें। फिर कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट को भी सर्व करिए, केला का सर्व करिए। तो ऐसा केला का सब्जी है। दूसरा पपीता भी सेम चीज़ है, ये भी कच्चे रूप में सब्जी में भी इसका प्रयोग करिए, कच्चे के रूप में इसके भुंजिया के रूप में इसका प्रयोग करिए। जब आप सब्जी भुंजिया आदि खाकर फिर मन भर गया, फिर नहीं खा पा रहे हैं तो फिर वो पक गया तो फिर उसको फिर पका हुआ सेवन करिए। नित्य रूप से सुबह सुबह पपीते का नाश्ता करें। फिर वो आप खा भी नहीं पाए, गेस्ट को भी पूरा सप्लीमेंट पूरा हो गया, तो फिर उसको बाजार में सेलिंग कर दें। इतना सुंदर फसल है कि आप घर में लगा देते हैं, केला, पपीता, सहजन, मुनगा जिसको बोलते हैं, ये सारा हमारे यहाँ लगा हुआ है। और सब्जी का हमको कोई दिक्कत नहीं होता, सालों भर ताज़ा ताज़ा सब्जी हमको मिलते रहता है। तो मेरा एडवाइस है कि सभी के घरों में केला का कुछ पौधा होना चाहिए। अगर बड़े स्केल पर खेती नहीं करते हैं तो कुछ कुछ पौधे केले का लगा लें, कुछ पौधे पपीते के लगा लें। सहजन करीब 1 महीना 2 महीना भी चलता है। सहजन बहुत ही पौष्टिक सहजन का सब्जी होता है, और इसका सहजन का एक एक अंग पौष्टिकारक होता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम आदि से प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। तो सहजन का पौधा भी हम लोग लगा लें। इसके अलावा कुछ और सब्जी में कुंदरू होता है, इसका भी बरसात के महीने में 2 महीना 3 महीना सब्जी पूरा करता है। इसके अलावा एक पटल होता है, और वो सब्जी वो भी जैसे कि सालों भर थोड़ा थोड़ा फल देते रहता है, सब्जी निकलते रहता है। तो कुछ इस तरह का कुछ सब्जियां हैं, फसल हैं, जिसके माध्यम से किसान भाई अपना सब्जी सालों भर निकाल सकते हैं और खा सकते हैं, ऑर्गेनिक रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सभी को कुछ इस तरह का फसल का हमें प्रयोग करना चाहिए और अपने खेतों में लगाना चाहिए। अगर इसकी खेती करते हैं तो बहुत उत्तम है, इससे अच्छा मुनाफा मिल जाता है। और नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा हम लगा के रखते हैं तो अपने घर की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और हमारा सब्जी का भी सप्लीमेंट पूरा करेगा। और हम आगे चर्चा करते हैं। अभी मैंने लेमन ग्रास खेती शुरू किया हूँ, और अभी इसका हम सिर्फ अभी ऑयलिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसका तेल निकाल रहे हैं। तो तेल इसका करीब करीब अभी 1,1200 रुपये लीटर इसका तेल अभी है। अभी हमने बेचा नहीं है, पिछले साल इसका लेमन ग्रास की खेती की शुरुआत हमने किया था। तो अभी सब हम तेल निकाल के रखे हैं, लेकिन हम जब चाहेंगे बिक जाएगा। इसका बाजार हमेशा रहता है, कहीं इसमें परेशानी नहीं है। आगे चल के अभी हमने बातचीत कर रहा हूँ लेमन ग्रास की खेती के लिए कि इसमें इसका पौधा भी बिक जाए। अभी एक कंपनी से बातचीत चल रहा है पौधा लेने के लिए, तो वो भी 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपया पौधा का देने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम उनसे अभी बातचीत चल रहा है, जैसे ही बात फाइनल हो जाएगा तो फिर हम पौधा भी सप्लाई दे देंगे। इसके अलावा लेमन ग्रास का फिनाइल बनाना, और बहुत इसे पानी जो है पानी भी बहुत ही यूजफुल होता है वायलिंग के बाद, डिस्टेशन के बाद। इस पानी का हम अगर प्रयोग करते हैं तो फिनाइल बनाने में ये भी हमारे लिए सरप्लस इनकम साबित होगा, क्योंकि इसमें अच्छा सेंटेड पानी होता है, लेमन ग्रास का खुशबू होता है। और इसमें जैसा कि अभी कुछ लोगों से हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, तो इसमें बता रहे थे कि इसमें सिट्रोनिया ऑयल हम मिक्स करके हम करते हैं तो मच्छर क्लीनर भी बन। इसके अलावा इसके लेमन ग्रास में एक और है चीज़, इसका जो पत्ती निकलता है और डिस्टिलेशन के बाद, तो ये भी बहुत काफ़ी लाभदायक होता है। इसका हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो अभी वर्मी कंपोस्ट का यूनिट हम लोग अभी लगाने वाले हैं एसपीसी के माध्यम से। अभी गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का स्कीम आया हुआ है गोधन न्याय योजना के तहत। तो जैसे 5 यूनिट हम लोग को मिला हुआ है, ये वर्मी कंपोस्ट का हम लोग बेड बनाएंगे। और मेरा तैयारी है कि गोबर के साथ साथ इसमें हम
जो रॉ मटेरियल इसका जो डिस्टिलेशन के बाद जब बचता है तो इसका हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाएं। फसल और हमारे लिए और खास करके वैसे जगहों के लिए जहाँ पर पानी का अभाव है, कम पानी में फसल होने वाला फसल है, एक बार लगाइए और 5 साल तक इसका कटिंग करना पड़ रहा है। और दूसरा इसमें विशेषता है कि कम पानी में तो हो ही गया, साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता है कि इसको कोई जानवर खाता नहीं है। अभी बहुत जानवर का भी बहुत समस्या हो गया है, कोई फसल लगाते हैं तो उसका बहुत रखवाली करना पड़ता है तरह तरह से। तो ये एक ऐसा फसल है जिसको न नीलगाय खाता है, न बंदर खाता है, न और भी कोई जानवर इसको खाता है। कहीं जंगल पहाड़ में लगा के छोड़ दें, पानी की सुविधा तो अच्छा है, और पानी नहीं भी है तो गर्मी का एक फसल इसमें एक कटिंग नहीं हो पाता है, बाकी 2 कटिंग 3 कटिंग। तो ये बता दूं थोड़ा सा कि इसका साल में 3-4 कटिंग होता है। अगर पानी की सुविधा है, पानी का हम गर्मी पे सिंचाई करते हैं तो 4 बार कटिंग होता है लेमन ग्रास का फसल। लेकिन अगर पानी की सुविधा नहीं है तो 3 कटिंग इसका हो पाता है। तो इस तरह से कम पानी में होने वाला फसल है, बिना कोई मौसम को बर्बाद नहीं करता है, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता है। एक बार लगाने का कॉस्टिंग बैठता है, फिर बाद में फिर पानी उनी खाली देने का खर्चा बैठता है, बस इसमें कोई विशेष नहीं है। इस तरह से ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पर जिनका पानी की समस्या है, जानवरों की समस्या है, तो लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं। फिर अगला फसल हमने जो किया हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, और अगला फसल है ब्लैक राइस। मेरे यहाँ ये धान की भी खेती होता है, लेकिन वर्षा का अभाव के चलते धान खेती हमारा मारा जा रहा है। तो इसमें अब वहीं पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो वहीं पर धान की खेती हो। और दूसरा इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, अब अभी एपीसी बना लिए, तो एपीसी के माध्यम से फोकस मैं कर रहा हूँ कि जो भी धान हम पैदा करें वो अच्छा क्वालिटी वाला धान हो, क्योंकि हमारे यहाँ देश में धान की अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसके लिए अब है कि हम सरप्लस जब हो रहा है तो फिर हम उसको, इसमें अभी होता है कि जब सरप्लस हो रहा है तो हम दूसरों को उपलब्ध कराएं। हम एक बहुत बड़ा ये है कि फोकस हो रहा है कि हम अपने सरप्लस प्रोडक्शन को हम सप्लाई विदेश तक हम ले जाएं, और सरकार का भी इस पर फोकस है। तो हमारे इसके लिए है कि हम अब विदेश सप्लाई करने के लिए साधारण चावल नहीं चाहिए, जब बाहर भेजना है तो हाई क्वालिटी का चावल चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी हम बाहर सप्लाई दे सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि कुछ ऐसे चावलों का वैरायटी चयन करके उसका हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं और उसका मार्केटिंग विदेश तक लेके जाएं। ये भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और जैसे ही संख्या हमारा किसानों का संख्या बढ़ेगा इस तरह के धान की खेती के लिए, अभी करीब करीब 20 किसान हम लोग ब्लैक राइस की खेती लगभग किए हैं, और ऑर्गेनिक रूप से यहाँ पर हो रहा है। उसमें और वैरायटी है, ब्लैक राइस के अलावे काला नमक किरण है, रेड राइस है, काला लाल चावल जिसको बोलते हैं। इसके अलावे फिर ग्रीन राइस है, मैजिक राइस है। ये सारा चावल जैसे कि एक शुगर फ्री है, और इसमें भरपूर मात्रा में जिंक प्रोटीन आदि इसमें मौजूद है। तो अच्छे क्वालिटी वाला सब चावल है, अच्छे क्वालिटी का चावल है। इस सब का हम मार्केटिंग करके हम बाहर तक ले भेज सकते हैं। ये सारा फसलों का ये तैयारी चल रहा है। इस वर्ष हम दिसंबर तक ले जी ओंकारनाथ जी, जैसे कि आपके वो जो पैकिंग आदि करके हैं इसको हम काला तो इस तरह धान से है ना, जी जी काला धान है और फिर रेड राइस है, इसमें हाँ, आपको काला हाँ, रेड राइस है, कितनी कितनी इनको ग्रीन आपको राइस है, मैजिक राइस जी, मैजिक राइस है, मैजिक राइस है। लागत कितना लगता है आपको, खर्चा कितना लगता है और आपको प्रॉफिट कितना मिलता है उसमें? ब्लैक राइस या हो या और कोई चावल हो, तो इसमें खर्च की जहाँ तक बात है तो 1 एकड़ खेती करने में लगभग 10,000 रुपया खर्च बैठता है। और इस वर्ष तो हमने लोकल हमने चावल सेलिंग करने का प्रयास किया, क्योंकि लोकल में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होता है।
तो अभी करीब करीब 150-200 रुपये किलो करके हम बेच रहे थे। व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाकर कुछ अपने शहरों में अपने जो भी संपर्क है वहाँ से कर करके हम बेच रहे थे। तो 200-150 रुपये किलो के करके ये चावल बिक रहा था। लेकिन जब पैकिंग करके अच्छे से ढंग से इसको करें तो अब एपीसी के माध्यम से जेम पोर्टल, इनाम पोर्टल, जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी इसका रजिस्ट्रेशन करके, और इसमें और भी अमेजन और भी जो वेबसाइट हैं उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हर जगह चावल हमारा जाए। अभी चूँकि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है, करीब 15-20 किसान हम लोग अभी किए हैं, लेकिन इसको एक प्रयोग के तौर पर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर सफलता मिलेगा तो फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे चावल की खेती में। ऐसे चूँकि मेरा चूँकि सूखा एरिया है तो ज़्यादा विशेष फोकस नहीं है। अब हम फोकस हम लोग कर ज़्यादा जोर करके है कि बागवानी फसल ऐसा फसल है जिसमें बहुत कम पानी में हो जाता है। 1 साल 2 साल इसको शुरू में पानी की ज़रूरत पड़ता है। जैसे फसल हो जाता है, ऊपर जब निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो विशेष इसमें फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अकाल का कोई असर नहीं पड़ता है। 1-2-3 साल अकाल पड़ भी जाए तो इसमें कोई हानि नहीं होता है। तो हमारे एरिया में हम तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सब किसानों को भी, अपने एपीसी के मेंबर को भी इसमें कर रहे हैं कि ज़्यादा बागवानी फसल पर जोर दें। उसमें इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बागवानी फसल का होता है और कम मेहनत में, खर्च में ये प्रोडक्शन देता है। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे आगे चल करके, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा इंगेजमेंट भी नहीं हो, कम खर्च में हो, रिस्क कम हो। अब चूँकि पानी नहीं होता है तो इसमें धान के फसल हमारा हर 1-2 साल पर मारा जाता है, तो सारा किसान का पैसा इसमें डंड हो जाता है, लॉस चला जाता है। तो बागवानी के पर हम आगे करके जोर है। इस तरह से कुछ फसल हम कर रहे हैं, कुछ जानकारी दिए हैं और इस फसल के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी दे सकते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे एपीसी के सीईओ पूजा सिंह उपलब्ध हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आइए पूजा जी और अपने एपीसी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे क्या चल रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है। तो युगाहार मंच को कृपया आप बताने की कृपा करें। पूजा जी अगर उपलब्ध हैं हाँ तो आप जी आइए, हाँ हाँ। माइक नमस्ते अनम्यूट करिए। ओमकार जी। जी 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 सभी को पूजा जी आ नमस्कार। गई हैं जी। सभी को नमस्कार। मैं पूजा सिंह, पंडवा फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सीईओ, जैसा कि ओंकार जी बताए हैं, और मैं हूँ। एक तो हमारा अभी मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया हुआ 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पंडवा ब्लॉक में बना है, जिसका नाम पंडवा फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और इसका संगठन 15 फरवरी 2023 को हुआ है। तो इसके तहत सबसे पहले ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसानों को किस तरीके से ज़्यादा फायदा दिलवा सके, और इसमें मेन मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है कि किसानों का जो उत्पाद निकलता है किस तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन करके मार्केट में प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। और दूसरा इसका मेन फोकस है कि गवर्नमेंट के द्वारा सारा स्कीम जो आ रहा है किसानों के पास आसानी से और पूरे स्वच्छता पूर्वक पहुंच सके इस एफपीसी के माध्यम से, जिससे उनको आसानी से सारा सुख सुविधा मिल सके कि खेती बाड़ी कर सके वो। जैसा कि अभी ओंकार जी बताए हैं, ओंकार जी ने ब्लैक राइस, बनाना, पपाया और सारी चीज़ों का जो खेती बाड़ी किए हैं। पहले तो हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है कि उस पर फोकस करके उसको ब्रांडिंग करके उसको पैकेजिंग करके मार्केट में उतारना अपने एफपीसी के लोगों से। और दूसरा ये है कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे हमेशा सुखाड़ पड़ जाता है, ये पलामू रीजन जो है यहाँ पे हमेशा मोस्टली साल 2 साल 3 साल पे सुखाड़ घोषित होता है, जैसे कि पिछले साल भी था और इस साल भी सुखाड़ घोषित हुआ है।
तो इसके लिए हम लोग इससे उबरने के लिए पहले हम लोग सोचे हैं कि किसानों के बीच कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आप रख लीजिए डिस्टिलेशन प्लांट हो गया लेमन ग्रास ऑयल के लिए, या फिर ब्लैक राइस यूनिट हो गया, ये सब का किसी चीज़ का हम पंडवा ब्लॉक के किसानों के लिए यहाँ पे यूनिट डालेंगे, जिससे उनको किसी रॉ मटेरियल किसी भी बिचौलियों के द्वारा आगे भेजने का जरूरत ना हो, उसका वैल्यू एडिशन यहीं इसी ब्लॉक में हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और ये ओंकार जी के द्वारा जैसा बताया गया है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट को इस एफपीसी के द्वारा आगे करेंगे, और उसके बाद इसी के बेसिस पे और सारे किसानों को, और जो हमारे बीओडीज हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके भी रॉ मटेरियल और उनके द्वारा बनाया गया हुआ छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे कि पापड़, इमली का अचार, अचार हो गया, और सारे चीज का, आम का, कटहल का, इस सब का अचार हो गया, पापड़ हो गया, और सारे छोटे छोटे चीजों को भी हम लोग अपना ब्रांडिंग देके और अपना लोगो देके, जिससे महिलाओं को भी काम करने का अवसर मिल सके, उसको भी आगे करेंगे। ये तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस एफपीसी को पूरे झारखंड में एक नंबर पे लाना है। जैसे कि जोहार परियोजना के तहत अभी बहुत सारे एफपीसी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग रोल मॉडल समझ के, उनको देख के हम लोग भी इसी तरीके से कार्य करेंगे। जैसे कि ये महाराष्ट्र या फिर यूपी, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एफपीसी हैं जो कि मेन क्रॉप पे काम करते हैं, लीडिंग क्रॉप पे। तो उसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे सुखाड़ होने के कारण लेमन ग्रास और ब्लैक राइस, जिसका अभी डिमांड बहुत है, और धीरे धीरे इसे को हम ऑर्गेनिक में भी कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम किसानों के पास या फिर लोगों के पास शुद्ध चीज़ों को पहुंचा सके, जिससे कोई भी हेल्थ पे गड़बड़ी ना हो। और धीरे धीरे इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, जिसके लिए ये मंच हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जानकारी लेने के लिए भी और हमारे चीज़ों को आगे विस्तृत करने के लिए भी। तो अभी इतना है हम लोग की तरफ से, आगे जो जैसा होता है ओंकार जी के साथ हम ज्वाइन करेंगे इस मंच को, और आगे की भी जानकारी दिया जाएगा। धन्यवाद सभी को मौका बहुत देने के सुंदर। लिए, बोलने के लिए। पूजा जी। धन्यवाद, धन्यवाद पूजा, बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। इस तरह से एपीसी जैसा कि बताया पूजा, इस तरह का प्लानिंग हमारा है। हमने दो चीज़ पर फोकस किया है एपीसी को। कि पहला चीज़ जो गवर्नमेंट का इसका में जो मेन मुख्य उद्देश्य है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, किसानों को इनकम को डबल करना, ट्रिपल करना। पहला ये उद्देश्य है एपीसी का। जो गवर्नमेंट का प्लान है 10,000 एपीसी ऑल ओवर इंडिया बनाने का जो सरकार का संकल्प है, और इसका मकसद यही है कि किसानों का इनकम को डबल करना है। इनकम डबल कैसे होगा? किसानों को सिर्फ कुछ खाद बीज आदि में सपोर्ट करके इनकम को डबल नहीं किया जा सकता। इनकम डबल करने का एक ही फंडा है कि किसान जो है प्रोडक्शन से निकलकर उसको प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में उतरे। यहाँ पर बात समझ में आता है कि किसान जैसे कि किसान की इनकम डबल हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन में किसान जब करता है तो उसमें उतना बेनिफिट किसान को नहीं मिल पाता है। 4 महीने 6 महीने साल भर खेती किसान करता है, तो उसको बहुत सारे, एक तो बहुत लेबर की आवश्यकता पड़ता है, मेहनत की जरूरत पड़ता है, पूंजी लगता है, और उसमें भी अगर बहुत तरह के पड़ता है किसान को, और उचित मात्रा में उसको उसका प्रोडक्शन में जब चला जाता है तो फिर कंपनियां उसी प्रोडक्शन को अच्छा बेनिफिट ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें प्लान यही है एपीसी का, जैसा सबको आपको पता है कि सारा काम जो है कि किसान प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा। ओंकारनाथ भाई, जी आपकी जी जी थोड़ी दीदी, आवाज, आवाज नहीं जा रहा? हाँ आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा सा जगह, हाँ थोड़ा थोड़ा सा जी, थोड़ा सा टावर कम है, इसलिए थोड़ा जी सा जी जी, वो कोई बात आवाज नहीं। में डिस्टर्ब हो जी रहा जी, होगा। करिए करिए। हाँ कंटिन्यू करिए। जी, तो इस तरह से
सरकार का जो मकसद है कि करने का प्रोडक्शन भैया के सुबह साथ हो गई, साथ शर्ट पहन लो। जी जी, तो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी किसान खुद करे। तो हम लोग भी ये फोकस किए हुए हैं कि जो भी मेरे पंडवा में जो प्रोडक्शन हो रहा है खेती बाड़ी, तो अभी हम लोग अभी हम लोग का मीटिंग हुआ है, डिस्कसिंग हुआ है। तो उसमें अभी हमारा तिल निकल रहा है। तिल आप लोग को जानकारी होगा, जिससे तिलवा बनता है, तिलकुट बनता है। तिलकुट बहुत फेमस मिठाई है। और उसका भी मार्केटिंग करेंगे और आप सभी तक ले पहुंचाने की कोशिश मेरा रहेगा। इस तरह से जो भी अब प्रोडक्शन निकलेगा, धीरे धीरे करके हम लोग उसको मार्केटिंग करने का प्लानिंग है। और इस तरह से सभी किसानों को जोड़ेंगे अब इसमें साथ में। और साथ साथ जेएसएलपी का जो समूह चलता है, महिलाओं का समूह चलता है, उन लोग को भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक रोजगार गांव में खड़ा होगा और किसान को भी, बहनों को भी हम जोड़ के एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो भी प्रोडक्शन निकालें वो मेरा ऑर्गेनिक हो, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। और लाखों लोग, करोड़ों लोग जहर खा खा के लोग बीमार हो रहे हैं। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। कोई इस पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रखे। इतना बीमारियों का बाढ़ कहाँ से आ गया। आम किसान इस सबको समझ ही नहीं पा रहा है। बस हम प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, अंधाधुंध खाद दिए जा रहे हैं, दवा डाले जा रहे हैं। तो बस सिर्फ प्रॉफिट मकसद रह गया है। लेकिन प्रॉफिट जा कहाँ रहा है, प्रॉफिट का मकसद का मतलब क्या रह गया। जब फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट इधर मिला और उधर फिर बीमारी में इसको हम खर्च कर दिए। तो ये प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं रहता है। हम थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिले लेकिन मेरा शुद्ध हो, ताकि जो कि इसको भोग करे वो स्वस्थ रह सके और एक अच्छे स्वस्थ नागरिक बनकर भारत को समृद्ध बनाए। तो हमने फोकस किया हूँ, इस पर पूरा फोकस मेरा रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्शन निकालें धीरे धीरे करके हम ऑर्गेनिक करेंगे और सभी तक ऑर्गेनिक हम प्रोसेस्ड फूड हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं अपने फार्म का दर्शन करा दूं। मेरा केले का फसल देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो बताइएगा, क्या दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है, रंजना दिख रहा है, दीदी, दिख रहा है वीडियो। दिख रहा है? ये केले का, हाँ, ये केले का फसल है। अब सब पूरा तैयार है। पिछले साल इसको लगाए थे। ओंकारनाथ भैया, पूरा अच्छा। ओंकारनाथ भैया, हाँ आप क्या, दीदी, हाँ ऊपर का जो है ना सिंबल, उसको टच करिए, फिर वो आपका बराबर दिखे जाएगा। ऊपर ऊपर सिंबल है ना। 1 मिनट दीदी। स्पीकर के बाजू में जो एरो है, हाँ, स्पीकर के बाजू में वो एक बान ऐसा है और एक बान वैसा है, दोनों बान है ना, उसको टच करिए, फिर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हम सबको बढ़िया दिखाएगा। ऊपर ऊपर देखिए स्क्रीन पर। कैमरा चालू करो ओंकारनाथ जी, जो राइट साइड में मोबाइल के ऊपर ऐसा राउंड में दोनों यारो है। अब आ ओके गया, डन। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आया दीदी? हाँ, तो देखिए, नहीं, आपने और भी सामने का कर दिया। हाँ थोड़ा सा अंधेरा है अंदर में। ठीक है, ठीक है ओंकारनाथ भैया, कोई बात नहीं, आप जैसे दिखाएंगे वैसे दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी दिख रहा था सामने से, कैमरे से भी दिख रहा था। दिख रहा है सर ऐसा है कि कैमरा रोटेट कीजिए ना, सामने वाला फ्रंट कैमरा ठीक आएगा। घोन दिख रहा कैमरा है रोटेट कीजिए ऊपर। कितना? हाँ, नहीं, अभी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। स्पीकर के बगल से कैमरा आप रोटेट कीजिए तो आप दिखाएगा, सामने वाला कीजिए। अच्छा, दिलीप जी आ गए हैं। ओ, मेरे दिलीप जी बीओडी मेंबर भी हैं और किसान भी हैं और ये भी ब्लैक राइस खेती किए हैं। ये
ये भी थोड़ा सा बात रखेंगे। देखिए इतना बड़ा घोंद है, करीब करीब 5 फीट का घोंद है। ये 50 केजी तैयार होगा। 5 मिनिट राहिले 5 मिनिट राहिले करून राहिले सब ग अभी कांदी घोंद जी अभी एक घोंद सब गिर रहा है अभी। अभी और कुछ गिरने वाला है। सारा फसल केले का बहुत सुंदर फसल है। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे इतना अच्छा लगेगा फसल। सारा फसल लगा हुआ है, देख सकते हैं। एक आईपी जो होता है ना जो मार्केट में चलता है छोटा छोटा वेराइटी, वो G9 वेराइटी ये लगा हुआ है। तो अभी इसमें थोड़ा लेट है, लेट करके निकलेगा। ये मेरा केले का खेती। अभी तो लेमन ग्रास तो नहीं आप लोग को दिखाएंगे, देखिए काफ़ी अभी शीत पड़ा हुआ है, पूरा भीग जाएंगे, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। धीरे धीरे और मेरा इधर ओंकारनाथ भैया धीरे धीरे जी मोबाइल दीदी को हाँ एक ही जगह पर रखिए, थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए रहर खेती, रहर दाल जो होता है उसका खेती इधर लगा हुआ है। इस तरह से ये पिछले साल संतरे का फसल लगा हुआ था, अब इतना बड़ा हो गया है। ये संतरे का फसल दिख रहा है दीदी, रंजना दीदी हाँ जी दिख जी रहा है दिख क्या? रहा दिख रहा दिख रहा हाँ बिल्कुल। ये संतरा है। वो सिर्फ आपका ही महाराष्ट्र का संतरा है। मेरे में संतरा मुसर चौरा के लिया है संतरा। अभी आ गया होगा ना संतरा तो संतरा संतरा अभी लगा है पिछला साल। अभी हाँ फल पर नहीं आया। अभी लेट है इसमें। अच्छा क्या है 2 बार आता है ना संतरा का पीक। जी जी संतरा का पीक जो है वो 2 बार जी लेते दीदी। हैं ना, 2 बार आता है ना उसको बार। हाँ अभी हम विशेष नहीं संतरा के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अभी लेट है इसमें। एक दो साल अभी और लेट लगेगा। पिछला साल लगाए थे 2 एकड़, पिछला साल लगाए थे। इस वर्ष 5 एकड़ में और लगाए हैं। 7 एकड़ में लगा हुआ है। उसका फार्म अलग है, तो वहाँ पर तो अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं। थोड़ा बड़ा पौधा हो जाएगा तो फिर बाद में उसका दर्शन कराएंगे। ये पपीता लगा हुआ है, ये पपीता का फसल लगभग आधे एकड़ में पपीता का फसल लगा हुआ है। इस तरह से अभी फूल पर आ रहा है पपीता धीरे धीरे। ये देखिए ये सब अभी फूल पर आ रहा है। ये मेरा देसी वैरायटी, हम इसका बाजार से बीज हम नहीं लेते हैं। ये खरीदा हुआ बीज नहीं है। जो भी खाते हैं या जो बाजार में जो सब अथी ठेले वाले जो बेचते हैं उससे पास में बीज ले आते हैं और घर पर ही तब सीड तैयार करते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा खर्च नहीं होता है पपीता में। ये पपीते का देखिए फूल पर आ गया है। तो पपीता भी बहुत सुंदर होता है। और बड़ी जब कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो अच्छा से सर्व करने के लिए भी पपीता काम करता है। जी जी हाँ जी यही सब सारा चीज़ है। अगर कुछ पूछना दीदी, रंजना दीदी जी 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 दिखाई दे रहा है ओंकारनाथ भैया।
जी जी जी। प्रश्न का बोल रहे हैं, वो उनका हो गया तो गजानन जी। रंजना जी, हेमंत गजानन सर आपकी बाजार जी बारी। का हाथ बहुत देर जी से गजानन जी, आप रेस पूछिए है, फिर प्रश्न। जी आप ही न बुलाइए। जी गजानन बाजर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी स्वागत है आपका। गजानन बाजर जी, जी वो तो हो गया होगा उनका, नहीं तो मेरा जी भाई साहब उनका हैंड राइज हुआ होगा। जी हमारे पवन कुमार सर कुछ बोलना चाहते हैं। जी स्वागत है आदरणीय पवन कुमार सर। सुमित भाई जी अपना धन्यवाद। माइक बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद रंजना जी, और बहुत सुंदर। ओंकार नाथ जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि, आपका स्वागत पुनः इस मंच पर। और आज आपने जो खेत अपने दिखाए और अपने ये आपके जो एफपीसी के जो सीईओ हैं उनसे वार्तालाप हमें करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के हमें इस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो मार्केटिंग वाली बात कही है उसमें हम एक दूसरे को कैसे परस्पर सहयोग कर सकते हैं। स्पेशली वो कमोडिटीज जो कि पेरिशेबल है, जो कि शायद बहुत दूर नहीं जा सकती है, तो उसको आसपास ही उसकी मार्केटिंग होनी है। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल है, जो ब्लैक राइस की आपने बात कही, अन्य चीजों की बात कही, तो वो तो इस मंच के माध्यम से भी और अन्य संपर्क स्थापित करते हुए भी अन्य जगह पर अन्य एफपीसी के साथ तालमेल बनाते हुए अगर उस तरह से कुछ व्यापार की बात होती है तो उसका निश्चित रूप से फायदा सबको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एफपीसी टू एफपीसी करने वाला जो काम है, लिंक करने का काम है, उस तरफ आपको जरूर बढ़ना चाहिए। कई सारे प्लेटफॉर्म अब आ रहे हैं और उससे निश्चित रूप से आपको मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि हमें अपने चाहे अपनी मिट्टी है, चाहे अपने स्वयं के बारे में किसान को एक एफपीसी के माध्यम से एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन और जिसको कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट करते हुए, अपना स्व मूल्यांकन करते हुए हमें आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करना चाहिए। ब्लाइंडली चलने की जरूरत नहीं है, उसमें हम अपना मूल्यांकन करें कि हमारी मिट्टी का क्या स्वास्थ्य है, मिट्टी की क्या स्थिति है, हमारी खेती की क्या स्थिति है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए करने के लिए बड़े सिंपल से हमने टूल्स बना रखे हैं, तरीके बना रखे हैं, जिसमें कि किसान अपना मूल्यांकन स्वयं कर ले। और आने वाले दिनों पर मैं इन सब चीजों पर और विषय में प्रकाश डालूंगा और मैं बातचीत करूंगा। अपनी टीम को भी इसमें हम बुलाएंगे कि हम कैसे किसानों को और एफपीओ को, एफपीसी को कैसे प्रेरित कर सके और उनको एम्पावर कर सके कि वह अपने बारे में पहले स्वयं आत्मचिंतन करें, और उस चिंतन के आधार पर जो भी निर्णय वो लेते हैं, जो भी प्रक्रियाएं वो अपनाते हैं, उससे उनको आगे अपना मूल्यांकन भविष्य में भी करने पर आसानी होगी। तो अभी जैसे हमने अभी हिमाचल प्रदेश के लिए मेरे वहाँ पर उनसे बातचीत हुई है, और उनका जो सेल्फ असेसमेंट का एक मॉड्यूल था उस पर हमने चिंतन किया और उसमें थोड़ा सा सुझाव उनको दिया है। तो उनका कार्यक्रम अब काफी अच्छा चल रहा है कृषि विभाग के माध्यम से, और वह स्वयं अपना रेटिंग कर लेते हैं। किसान की अपनी रेटिंग हो जाती है कि मेरा क्या ग्रेड है, मेरा 1 ग्रेड है, 2 ग्रेड है या 3 ग्रेड है। तो ऐसा कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से अपनी मिट्टी को स्वयं मूल्यांकन करते हुए और अपनी मिट्टी के बारे में स्वयं जागरूकता बढ़ाते हुए हम तब जैविक खेती की तरफ प्रेरित होते हैं। क्योंकि अगर हमने कहा कि हम केवल जैविक खेती करेंगे तो हमारी बेस लाइन क्या है, हम वर्तमान स्थिति क्या है, कितना हम आगे सुधार करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपकी एफपीसी के साथ आने वाले दिनों पर मुझे लगता है कि मैं हम लोग संवाद करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। और इस तरह से लेते हुए फिर आप चर्चा करके अपनी एफपीसी के बीओडी है आपके और जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो इस चीज को आगे ले जाते चलिए हुए जी, आवाज नहीं, मतलब कौन सा को बढ़ा आवाज नहीं आ सकते रहा हैं। है?
जी, तो आने वाले दिनों पर हम जिसमें चर्चा करेंगे, आज कुछ चीजें मैंने बताई आज, तो इस चीज पर हम आगे चर्चा करते हुए जो भी हमारे अनुभव हैं और आपके अनुभव को साथ लेते हुए इस तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी, नमस्कार। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद सर। हमको भी पूरा उम्मीद है सर कि आपके मार्गदर्शन में मेरा पंडवा एसटीसी और यहाँ किसानों का हम आगे करके बढ़ाएंगे और आपसे सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा उम्मीद है। और एक अच्छा मेरा एसटीसी आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद सर। जी ओंकारनाथ भैया, आपके साथ और भी कोई किसान है तो फिर आप उनको पहले बुलवा दीजिए, फिर बाद में हमारे हाँ, अभी देखिए ब्लैक राइस के हम बात कर रहे थे, तो हम ब्लैक राइस जो भी अभी पड़वा में किसान जो लगाया है सब ऑर्गेनिक लगाया गया है। अभी मेरे साथ किसान दिलीप जी हैं, उपलब्ध हैं, और देखिए ब्लैक राइस को दिखा भी रहे हैं, तो हम नहीं दिखा पाए थे। तो देखिए कितना सुंदर फसल दिख रहा है उनका ब्लैक राइस का। इसमें कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, डीएपी आदि प्रयोग नहीं किया गया है। दिलीप जी थोड़ा सा दिखाइए, सब बताइए। जय ओम भैया। भैया ओम, सभी को ओम। इसमें देखिए ब्लैक राइस नहीं है भैया, ये काला नमक किरण है। अच्छा, काला नमक किरण का वेराइटी है, काला नमक किरण। हाँ, ये काला काला नमक नमक किरण का किरण वैरायटी वेराइटी। है। जी, काला नमक किरण वेराइटी गोरखपुर में इसका खेती अच्छा हो रहा है, और वहाँ से बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर विदेश जा रहा है। वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और के सहयोग से, और अच्छा इसमें कार्य हो रहा है, और ये फॉरेन तक सप्लाई हो रहा है काला नमक किरण। बहुत सेंटेड वेराइटी है, और इसका खीर बहुत सुंदर बनता है रंजन दीदी। खीर बहुत सुंदर बनता है, और इसमें भी शुगर फ्री है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है, और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। इसके चलते ये भी, इसका भी बहुत अच्छा डिमांड है। ये उजला चावल होता है, छोटा छोटा दाना होता है, काला चावल काला में, ये उजला है और सेंटेड है। तो ये काला नमक किरण वेराइटी भी हमने पड़वा में कुछ जगहों पर लगवाया है। तो अभी दिलीप जी दिखा रहे हैं काला नमक किरण वेराइटी। जी ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऑर्गेनिक है खाद ये। नहीं और दिया है, केवल गोबर ही पड़ा होगा। जी अभी काला नमक किरण वेराइटी हम लोग खेती कर सकते हैं, और ये ज़्यादा अगर अभी नहीं करना हो तो खीर इसका बहुत सुंदर बनता है, बहुत सेंटेड है। अगर आपके घर में, रंजना दी, आपके घर में खीर बना है तो आसपास के घरों तक इसका सेंट पहुंच जाता है, खुशबू पहुंच जाता है, इतना इसका तेज सेंट होता है। जी ओंकारनाथ भैया, हमें काला चावल चाहिए आपका, आप बता दीजिएगा हम चलिए ठीक है। और मैं बहुत सुंदर आगे ये मंच आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सौंप देते हैं। जी धन्यवाद। जी आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब। जी ओम, सुमित जी का हैंड रेस है। जी 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 नहीं हाँ। नहीं दादू, अरे ये दादू हाथ नहीं ले रहे आप। मतलब जी जी हाँ हाँ। आप रमेश आप भाई साहब हैंड है, मुझे दिख रहा था, फिर भी मैंने पहले ये मंच, अभी ये भाई साहब बुलाएंगे। जी धन्यवाद। नहीं करता है वो, तो ऐसा लगा दिया और लगा रहता है दादू। ये है बर्बादी। आदरणीय सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कटनी बरही में आप 5 एकड़ की में खेती कर रहे हैं, जैविक प्राकृतिक खेती, और छत्तीसगढ़ से आकर के आप मिट्टी का और गाय के गोबर से निर्मित एक जो हमारी पुरानी पद्धति से होता है वैसा मकान बना करके जंगल में और बच्चों के साथ, परिवार के साथ रह रहे हैं। ये आपका स्वागत है, आप आइए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय सदन से अपनी संवाद करने का करें। सुमित वर्मा जी। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम ओंकार भैया। आपसे प्रश्न ये था कि ये जो धान की अलग अलग किस्में हैं, वो आप अभी कितने समय से लगा रहे हैं, और अगर पहले से लगा रहे हैं तो आप बीजों का संरक्षण कैसे करते हैं? मतलब मुझे जानना है कि हम अपने 1 एकड़ के खेत में वो चिन्हित कैसे करते हैं कि इस धान के पौधे से हमें बीज रखना है। तो वो थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी कि अगले वर्ष के लिए हम बीज का संरक्षण कैसे करें। 1 एकड़ में कितना लगता है बीज ऐसा? जी जी जी,
जी बीज सिलेक्शन के लिए बस तो उसमें कोई विशेष तो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बस जो फसल देखते हैं कि हाँ ये फसल अच्छा है, इसका अच्छा ग्रोथ है, इसमें ये देखते हैं कि खरपतवार नहीं होना चाहिए, और खरपतवार हो तो उसको पहले हटा लेते हैं, अगर हटा ले तो और अच्छा है। और देखें उसका बाली उली सब अच्छा है, पौष्टिक पौष्टिक दाना है, तो उसी खेत का फिर अलग से उसको हम निकाल के अच्छे से सुखा उखा के फिर उसको स्टोर करके रख देते हैं। बाकी और तो विशेष विशेष ध्यान नहीं है। पहले हम लोग का जो चलता था सीड, अभी तो नया नया अब आ रहा है हाइब्रिड सीड आदि, रिसर्च आदि आ रहा है, तो फिर हम लोग को बाजार से लेना पड़ रहा है। लेकिन पहले तो हम लोग तो घर का ही सीड अपना घर यूज करते थे, रख लेते थे और फिर दूसरे साल इसको बोते थे। तो वही सिस्टम, बस कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, बस देखना है कि मेरा फसल जो प्लॉट का अच्छा हो, अच्छा उसमें दाना बना हो, उसको मरा हुआ पूर्ण रूप से अच्छा से सिंचित हो, उसका दाना अच्छा हो, तो वही ध्यान है। बाकी हाँ एक खरपतवार उसमें देख लेना है, खरपतवार अगर उसमें उग आ गया है तो उसको अगर पहले निकाले हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में जो सीड के साथ फिर दोबारा उसका जन्म नहीं हो। बस यही, और कोई विशेष तो इसमें ध्यान रखना नहीं है। तो आपने जो धान जी भैया, लगाया वो रोपा पद्धति से लगाया कि कैसा था? रोपा रोपा भी अभी ज़्यादा करके हम पे आपका हैं, लेकिन नेटवर्क। उसमें होता, लेकिन उसमें क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि उसमें खरपतवार बहुत आ जाता है। जी जी। तो अभी ज़्यादा, जी ज़्यादा उसमें हम ज़्यादा रोपा विधि से भी चल रहा है जी। अच्छा, और आपको अनुमान है क्या एक एकड़ में इनका कितना उत्पादन हो जाता है, काला राइस और ये ग्रीन राइस? देखिए इसमें अभी दो वैरायटी हम लोग अभी अभी प्रयोग कर रहे हैं, ब्लैक राइस, बाकी कर रहे हैं इसका, उसका धीरे धीरे आगे विस्तार करेंगे। तो ये काला जो ब्लैक राइस जो है ज़्यादा फेमस है ब्लैक राइस, तो ये इसका प्रोडक्शन कुछ कम है, करीब करीब एक एकड़ में आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, शायद आप वॉक कर रहे हो तो एक जगह आवाज जहाँ नहीं आ रही नेटवर्क है। अच्छा हो। आप नेटवर्क जहाँ अच्छा हो वहाँ पे रुक जी। जाइए। हाँ, अच्छा अच्छा। आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जी ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी अभी आवाज आ ब्लैक राइस ग्रीन अब राइस लगाया हुआ है, रेड राइस और 8 प्रकार के धान लगाए हैं अपने खेत में। तो पहली बार मेरा भी है, जी तो वही जानना था कि क्या कितना होता है कैसा है। काला काला चावल का प्रोडक्शन कुछ कम है, और काला जी नमक जी। किरण जो है वो आवाज नाटा क्यों नाटा नहीं आ वैरायटी है, वो ज़्यादा ऊपर हाइट राइस से ज़्यादा हाइट जाता है, करीब भैया 5 फीट। जी ओंकारनाथ भैया, आप थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए, दीदी, जगह चेंज कर लीजिए, दीदी आवाज आ रहा है? थोड़ी दूर जाइए। हाँ, एक जगह रुक जाइए, हेलो, जहाँ नेटवर्क सही है वहाँ रुक जाइए और वीडियो ऑफ कर लीजिए मेरे ख्याल से। जगह तो जी जी। तो ये दोनों चावल के बारे में बता रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्लैक राइस जो है काला चावल, ये काला धान, ये थोड़ा सा हाइट में जाता है, 5-6 फीट हाइट जाता है, और इसका प्रोडक्शन कुछ कम है, 10 से 12 क्विंटल के आसपास में इसका प्रोडक्शन होता है। और दूसरा जेंटेड वैरायटी है काला नमक किरण, ब्लैक वाइट वैरायटी है, ये छोटा दाना होता है, और इसका प्रोडक्शन ठीक है, इसका करीब 20 से 25 क्विंटल इसका प्रोडक्शन लगभग आसपास में जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो जी जी। इस तरह से ये इसका है, ठीक है ये ठीक। अच्छा जी है। जी। सबसे बड़ी चीज़ कि दोनों चावल है, इसमें शुगर फ्री है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, तो इसके चलते शुगर वाले पेशेंट में डिमांड है, और भरपूर मात्रा में जिंक प्रोटीन आदि इसमें उपलब्ध है। तो घर के खाने के हिसाब से अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मार्केटिंग नहीं भी हो पाए तो पहले घर के खाने के हिसाब से हम करें, और दूसरा कि साथ साथ ही ऑर्गेनिक भी है, तो ऑर्गेनिक का तो ऐसे भी डिमांड है भाई, ऑर्गेनिक हम समझ लिया। जी मुनीलाल भैया, और
जी, सुमित जी का सवाल हुआ। शरद वर्मा जी हमारे आदरणीय जी, आपसे समाप्त करना चाहते हैं तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ वर्मा जी को। आप अनम्यूट कर लें हेलो और संवाद करने का जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी आज की योगशाला बहन जी ने बहुत अच्छी कराई और आज जो झारखंड से जितनी सारी जानकारियां दी हैं बहुत अच्छी है। सिर्फ हमें ये गो आधारित खेती पे थोड़ा सा चाहिए कि गो आधारित खेती को आप किस ढंग से देखते हैं। जी भैया। जी जी शरद भैया, हाँ, सौभाग्य है इतने बड़े किसान से हमारा संवाद हो रहा है। जी जी, बिना गौ के तो खेती संभव नहीं है भैया। हम खुद भी, मेरे यहाँ काफ़ी गाय होती थी लेकिन हालांकि अभी कम हो गया। फिर भी अभी गाय हम रखे हुए हैं 3-4 आवाज चली गई आपकी। संख्या के में गाय मेरा अभी अभी मेरे पास है। तो इसके बिना तो खेती संभव ही नहीं है। आज तक यूरिया डीपी डाल डाल के अति प्रयोग कर करके और खेत को बंजर बनाते रहेंगे। आखिर कब तक ले धरती का पोषक तत्व कितना, उसका भी तो लिमिट है ना उसके पोषक तत्वों का। तो गोबर ही एक ऐसा चीज है और ऑर्गेनिक मैटर जो खेत को भोजन उपलब्ध कराता है। तो पहले तो खेत को भोजन उपलब्ध कराना है। और खेत में भूखा रहेगा तो फिर वो हमको फिर कहाँ से फिर प्रोडक्शन देगा। इसलिए खेत का भोजन है गोबर और ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा फसल का अवशेष होता है। ये दोनों चीज खेत को जाना ही चाहिए, तभी ऑर्गेनिक मैटर खेत में बढ़ेगा। तक यूरिया डीपी डाल डाल के प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया डीपी डालेंगे, पोषक तत्व जो यूरिया डीपी डालने के बाद जो खेत में जो पोषक तत्व है तो बाहर फसल को मिल जाएगा। फिर खेत में कुछ बचेगा नहीं। जब खेत में बचेगा नहीं तो फिर धीरे धीरे करके खेत फिर बंजर होना शुरू करेगा। अंत में ऐसे समय हो जाएगा जो फिर खेत पूरी तरह से बंजर हो जाएगा, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। और फिर बीमारी तो एक अलग है ही, समस्या है ही। और भी बहुत तरह के बीमारी फिर पैदा होगा। जब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं फसल को मिलेगा तो उस पोषक तत्व के कमी के चलते फिर फसल में बीमारी पैदा होगा। इसलिए गोबर ऐसा चीज है, ऑर्गेनिक मैटर ऐसा चीज है कि उसमें सारा पोषक तत्व होता है। गोबर गौमूत्र में, जैसा कि सभी विशेषज्ञों ने बताया कि सारा पोषक तत्व गोबर में होता है। 16-17 पोषक तत्व जो खेत को चाहिए, फसल को चाहिए, तो सारा चीज मौजूद है। इसलिए हम सभी को गोपालन तो करना ही करना होगा, इससे बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है। भ्राता ये बताएं, इस योगाहार कार्यक्रम से आप में क्या परिवर्तन आया। योगाहार कार्यक्रम की ही तो बदौलत है कि और हमने जैविक खेती पर और हम दृढ़ हो गए हैं। पहले तो चल रहा था तो अपना थोड़ा बहुत कर रहे थे तो उतना तो नहीं था, इसके प्रति सचेत नहीं थे, लेकिन अब और सचेत हो गया हूँ। और योगाहार मंच भी हमने बनाया है। ये व्यवहार परिवार से प्रेरित होकर और SPC बन गया है। अब इसके माध्यम से कार्य का विस्तार भी अब होने जा रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन है व्यवहार मंच के माध्यम से कि सभी विशेषज्ञों से जानकारी मिल रहा है। इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट महोदय हैं, भुवनेश्वर राय सर ये भी आ रहे हैं। तो सबका सहयोग, कितना जानकारी बैठे बैठे जानकारी मिल रहा है। ये देशव्यापी बने ये व्यवहार मंच, ताकि एक सभी को एक मंच मिल जाए, सभी किसानों को एक मंच मिले, ताकि उनको जानकारी मिलता रहे और योग क्रांति आए। ये जैविक क्रांति, योग क्रांति के बाद जैविक क्रांति आए, क्योंकि इसी से हम भारत को बचा सकते हैं। न तो आधा पीढ़ी जैसे मेरा भारतवासी जैसे सब रोग से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ है। तो एक व्यवहार मंच जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर मंच तैयार हो। देखिए सब छोटे छोटे ग्रुप में सभी लोग किसान चाहते हैं कि भाई जैविक खेती हो, और भी समूह वाले सब प्रयास अलग अलग ढंग से सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मंच होना चाहिए जो सबको समेट कर एक साथ लेके चले, बढ़े। तो धन्यवाद मुनीलाल भैया जी, पवन सर जी और जो रंजना दीदी जी, सब इतना पुरुषार्थ करते हैं। प्रतिदिन नए नए चीफ गेस्ट योगा टीचर को खोजते हैं। कितना परिश्रम लगता होगा, कितना
तो हम सभी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत किसानों के लिए एक आहार मंच उपलब्ध कराया है। आप इसी तरह से हमारा भी शक्ति, सभी का शक्ति, सभी किसानों की शक्ति आपके साथ लगे और ये आहार मंच विश्वव्यापी मंच बने और पूरे विश्व में, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में जैविक खेती का प्रचार प्रसार हो, शुद्ध अन्न हम लोग उपजाएं, खाएं और हम लोग स्वस्थ बने, एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जिए, यही मेरा कामना है। जी भैया। जी भैया, आप एक कीड़े मकोड़े कैसे कंट्रोल करते हैं? आप फेरोमोन ट्रैप ये वगैरह उपयोग करते हैं आप खेत पे? जी 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 जी, अभी मंच से ही सीखकर पिछला साल में भी जब तरबूज मेरा लगा हुआ था तो हम फेरोमोन ट्रैप आदि का हम प्रयोग किए थे और इसका हम अभी और विस्तार करेंगे। और कीड़ा मकोड़ा के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए इसे हम अपना जैविक कीटनाशक भी हम तैयार करते हैं अपना घर में। नीम ऑयल है, दशपर्णी है और एक जो ये होता खैनी होता है जो तंबाकू बोलते हैं, इसको भी हम प्रयोग करते हैं। इसको भी हम पानी में इसको पूरा ठीक करके बॉइलिंग करके इसका काढ़ा तैयार करके इसका भी पेस्ट यूज हम करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी भैया। आपको एक बार फंगस की बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, आपने? जी जी, फंगस का प्रॉब्लम है अभी, फंगस का जी 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 भैया, आवाज नहीं आ रहा है। जी भैया, पेड़ पर चढ़ जाइए, दोबारा करेंगे, आवाज नहीं आया। भैया आप पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा आपको। फंगस की बात कर रहे जी भैया भाई, हाँ फंगस की बात कर रहे कि थे आपके पास भैया। फंगस तो पे आ गई थी हाँ, फंगस का आई प्रॉब्लम। आवाज आई ओमकार भैया, आई। थोड़ा सा जगह जगह बदल के, आपने एक बार फंगीसाइड के लिए योगाहार कार्यक्रम में बात की, तो आपको कितना सर भैया एक बात आप कट अपनी रहा है क्या? फसल बचा पाए थे? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा तो उसमें भी क्या तरबूज लगाए थे तो उसमें भी फंगस का प्रॉब्लम हुआ था, तो काफ़ी डैमेज चला गया था और वो भी फंगस का प्रॉब्लम काफ़ी हमको सामना करना पड़ा। पपीता में भी फंगस का प्रॉब्लम होता है और अभी मेरा भी करंट में मेरा केला में भी फंगस लगा हुआ है, जिसको पनामा बिल्ट के नाम से इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्च करते हैं तो उसमें दिखाता है कि पनामा बिल्ट फंगस लगा हुआ है, फ्यूजेरियम की बिल्ट किया भी इसको बोलते हैं। तो अगर इसका कोई समाधान हो शरद भैया तो हमको बताएं। अभी हमको बहुत हमको लॉस होने वाला, अगर हमको पूरा प्लॉट में अगर विस्तार हो जाएगा ये फंगस तो फिर हमारा फसल बच नहीं पाएगा। अभी मेरा काम भी गिर रहा है लेकिन और उसमें 5% फसल में मेरा जी 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 आपको संतोष सर से संपर्क पड़ेगा और ट्राइकोडर्मा जो है वो बनाना आपको सीखना पड़ेगा। जब भी आप जी जी संतोष सर की क्लास ज्वाइन करें, और आपके यहाँ पे भी आप कुछ लैब जो छोटी छोटी होती हैं ट्राइकोडर्मा बनाने की है, वो उसको डालने का प्रयास। जी जी ना, हमेशा मेरा तैयारी है भैया। हम अपने बीओडी मीटिंग में इसको रखे हुए हैं कि ट्राइकोडर्मा हम बनाना है, तो जैसे ही मौका मिलता है तो जितना जल्द हो सके ट्राइकोडर्मा का हम बनाएंगे। क्योंकि ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी मिला है कि एक बार फसल लगाते समय डाल देने से फिर आगे चल के कोई भी फंगस प्रॉब्लम नहीं करता है, नेगेटिव फंगस। तो इसका जरूर हम बनाएंगे भैया। अगर अभी तत्काल में मेरा अभी कुछ उपाय है तो आप लोग बताने की कृपा करें कि हम इससे फंगिसाइड से कैसे, हम फंगस से कैसे हम अभी समाधान पाएं। जी, अगर सदन में कोई विशेषज्ञ हैं जी इस शरद फंगस भैया, से पार पाने के लिए। आपको अपनी जमीन की गहरी जुताई, आपको ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास ये आपको उपयोग करनी पड़ेगी, और क्रॉप रोटेशन, फसल को बदलना है आपको। ये सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक ही जगह में, एक ही स्थान पर एक ही फसल ना लेवे, 2-3 साल में आपको चेंज करना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा का आप भरपूर उपयोग करें और सूडोमोनास का भी करें, गहरी जुताई का करें,
इतनी सारी चीजें आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जी ओम। जी और ठीक है, सदन में उल्लेख आप ले उल्लेख। लीजिए, दुबे सर होंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। जी ओम। जी 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 भैया, धन्यवाद। ये राजीव सिंह जी आपसे संवाद करना चाहते हैं ओमकार नाथ जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ ये उघार मंच पे। आप आए और संवाद करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही शानदार। मैं कब थोड़ा कम आता हूँ लेकिन कुछ मजबूरी बस, लेकिन जब भी आता हूँ इतना आनंद आ जाता है। आज तो और प्रफुल्लित हो गया हूँ। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। एक फंगस पे उन्हें आपने कोई खट्टा छाछ प्रयोग किया है क्या कभी? नहीं भैया, खट्टा छाछ का तो प्रयोग सुनते फंगस में काम करता, लेकिन अभी हम प्रयोग अभी नहीं कर पाए हैं इसको, लेकिन आगे देखेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर जी, इसका इसको खट्टा छाछ एक्सपीरियंस बनाइए। आपका। जी 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 जी, मेरा अनुभव है, हम लोगों ने उससे निजात पाया है। काफी हद तक नियंत्रित होता है, लेकिन ये है कि हम नियंत्रित ही कर पाएंगे। आने के बाद उसको रोकना कठिन हो जा रहा है, खट्टा छाछ भी। अगर हम पहले से ही सतर्कता पूर्वक जैसे खट्टा छाछ तैयार करें, कम से कम 21 दिन तक रखा जाए उसको। उसमें तांबे के टुकड़े डाल के, या तो तांबे के बर्तन में छाछ को रखा जाए, या कोई बर्तन में भर के उसमें तांबे के टुकड़े डाल के 21 से लेके 45 दिन 48 दिन तक, एक मंडल 48 दिन तक रखते हैं तो अति उत्तम तैयार होगा, जो आपको फंगस को नियंत्रित करेगा। और इसका मात्रा भी आप 1% भी पर्याप्त है, अगर वो 48 दिन रख लेते हैं तो। मतलब 100 लीटर में 1 लीटर। जी और जी इसको जी जी सबसे बढ़िया रहेगा कि प्रिकॉशन के रूप में लिया जाए, कि जब भी हम स्प्रे करते रहें 15 दिन पे, क्या अगर कुछ शेड्यूल हो तो, नहीं हो तो फिर तो और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन इस पे काम किया जाए, मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम मिलेगा। जी भैया, जी भैया। ये जरूर ध्यान रहे कि स्वदेशी गाय की ही जी दूध का जी जी बना हुआ छाछ हो, दही से। जी जी जी। अभी 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 मेरा बीमारी केला में पकड़ा हुआ है, और पपीता में भी फंगस का बहुत अटैक होता है। पपीता में भी उसका पत्ती सिकुड़ना या पत्ती पीला हो जाना, इस तरह का बीमारी ज़्यादा पपीता में भी होता है। तो क्या इसको हम अगर जब बीमारी हो जाए तो उसका प्रयोग करने के बाद क्या कितना फायदा देता है? आप किन फसलों पर इसका प्रयोग किए हैं, इस छाछ का प्रयोग? हमने आम पे किया है, सुपारी पे कर रहे हैं, और केला पे प्रयोग किया इसका। केला पे आ गया था पिछले साल किसी मित्र को, तो हमने शुरू से ही शुरुआत कर दिया था इस साल, तो अभी तो नियंत्रण में है। और उसमें थोड़ा सा अदरक का अंश ले सकते हैं आप। जी 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 अदरक को क्या करिए कि उसको कूट के और उसमें गुड़ मिला कर रखिए 15-16 दिन, जी और उसका जी 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 समझिए कि उसका मात्रा इसमें 1% ये डाल रहे हैं, तो उसका 10वां हिस्सा ये डालिए अदरक। जी जी जी। तो अदरक का उसको पेस्ट बना लेंगे? जी, अदरक का पेस्ट बनाइए। समझिए कि 1 अच्छा, किलो आपने और उसी। अदरक लिया तो 300 ग्राम उसमें गुड़ डालकर रख दीजिए एक एयर टाइट बर्तन में, अच्छा। और उसको रखिए आप कम से कम 7 दिन, और 15-16 दिन में बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाता है। ऐसे तो इसका प्रयोग लोग 48 दिन वाला पे कंसेप्ट पे अच्छा कर रहे हैं, 8-8 दिन का जो कंसेप्ट है, लेकिन मतलब ये तत्कालिक रूप से, क्योंकि आपके केले में आ गया है तो उसको प्रयोग करके समाधान किया जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी एकदम परफेक्ट जाने का प्रयास कभी समय आएगा तो अच्छे से बात हम लोग करेंगे उसकी पूरी प्रक्रिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल से बता दीजिए। 1 केजी अदरक लेंगे और उसमें 300 ग्राम गुड़। हाँ जी, एक तो पहले अदरक को इसको। पीस लीजिए, जी और उसमें 300 ग्राम गुड़ मिलाकर, और जितना अदरक लिए हैं उतना ही पानी मिला दीजिए। मतलब 1 जी लीटर अदरक 1 लीटर पानी, 1 किलो अदरक 1 लीटर पानी, 300 ग्राम गुड़ मिलाकर एक किसी एयर टाइट बर्तन में रखिए।
जी ये अदरक सूखा वाला होगा कि ताजा अदरक चाहिए जो? भैया ताजा अदरक लाइए, ताजा। सूखा हुआ का पावर बढ़ दो तरह के है, एक तरह से उसका शक्ति घटता है, दूसरे तरह से उसका शक्ति बढ़ता है। तो ये कच्चा अदरक सबसे उपयोगी है। और तो तब ये उसको करीब बर्तन में ध्यान रखिएगा कि गैस बना के ब्लास्ट भी करता है। सौंठ बोला जाता है। हाँ जी जी, सूखा उसको सौंठ बोला अदरक जाता को है जो सौंठ सूखा बोला होता है। जाता है। और तो अंगूर को तो अंगूर ओमकार बोला जी जाता है, इसको, सूखे को किशमिश बोला जाता है। जी भैया, तो जी भैया। हाँ ओमकार जी इसको आ, रखिए, 8 दिन कम से कम रखिए। 48 दिन में एक मंडल में ये उत्तम हो जाएगा। इसको उसमें क्या करिए कि जितना आप छाछ ले रहे हैं उसका 10वां हिस्सा ये मिलाइए। मतलब 100 लीटर जी पानी में 100 ग्राम ये, 1 लीटर छाछ। और आपका कंट्रोल नहीं होता है तो छाछ का मात्रा 3% तक आप कर सकते हैं 100 लीटर पानी में, मतलब 3 लीटर तक। और ये जी जी 30 ग्राम, 30 ml। अच्छा, ये बर्तन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार वो ब्लास्ट हो जाता है। ईयर अगर थोड़ा सा निकालना पड़ता है, हल्का ढीला करके 2-3 दिन तक ध्यान देनी पड़ती है। एकदम उतने ही खोलिए कि हवा निकल जाए और फिर टाइट कर दीजिए, बंद कर दीजिए अच्छी तरह से। किसका? जो ये अदरक का जो आप बना रहे हैं काढ़ा। इसमें ऊपर से एयर टाइट का मतलब ऊपर मिट्टी वगैरह से लेप करके बंद कर नहीं सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कोई जैसे कोई अपने बर्तन ले लिया, बिस्लरी का पानी वानी का बोतल एक आता है 5 लीटर वाला, वो ले लिए, या कोई जी कांच जी का जी बर्तन है वो ले लिए, उसमें डाले, इसको छांव में रख दिए और हल्का उसको खोलिए ताकि हवा निकल जाए और फिर बंद कर दीजिए। ये 3-4 दिन तक ही रहेगा, बाद में उतना गैस नहीं बनाता है। जी तो इसका इसका स्प्रे करेंगे या फिर ड्रिंचिंग करेंगे? नहीं नहीं भैया, स्प्रे करिए इसका। जी स्प्रे करेंगे। ठीक, अच्छा सुझाव दिए हैं, इसको हम प्रयोग करेंगे इसका। जी जी। आप कहाँ जी, से हैं भैया? आप स्व परिचय दे दें। अ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। कुछ आम की खेती करता हूँ। जी मूल जी रूप से जी। मैं बिहार से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मैं अच्छा 96 से हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी गतिविधि है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, पड़ोसी हैं, बिहार के हैं तो जी जी जी। आदरणीय राजीव सिंह जी, आप जी धन्यवाद जी। आपने आपस में संवाद हुआ, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान, किसानों का अनुभव, यही उगार मंच की एक पहचान है। तो ये आज का बहुत महत्वपूर्ण, किसान के हित में जो समस्याएं हैं उनका समाधान और समस्याएं दोनों आज प्रस्तुत हुए। समय लगभग हो गया है और मैं चाहूँगा कि अब हम, अगर किसी का कोई सवाल ना हो, अगर कोई अपनी बात नहीं कोई विशेष रखना चाहता है तो 1-2 मिनट में मैं आमंत्रित कर लेता हूँ हैंड रेज करने पर, और इसके बाद हम फिर समापन करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो आदरणीय हमारे ओंकारनाथ जी से, आदरणीय राजीव सिंह जी से, आदरणीय शरद वर्मा जी से, या कोई अपनी समस्या है खेती किसानी में या कोई पूछना चाहता है तो मंच खुला जी है। भाई साहब, अभिमन्यु जी है, उनको बुलाइए। मैं आमंत्रित करता हूँ। जी हमारे बीच में अभिमन्यु जी है, वो जी काशी आदरणीय है। अभिमन्यु जी नमस्कार सर। जी, सर मेरी स्वागत है आवाज आ आदरणीय रही है? अभिमन्यु जी। आप जी सर, कोटि कोटि नमन सबको सर। आ रही है? सर मैं यहाँ पलामू जिला से हूँ सर, और ओंकारनाथ जी के साथ में मैं भी इनके साथ एपीसी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी बीडी मेंबर हूँ, और मैं भी इस साल से ही खेती किसानी में भी मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल हो गया मेरा भी लेमन ग्रास लगाए हुए मैं भी कर रहा हूँ साथ में। और इधर हमारे गांव में तो सर अभी खेती नहीं हो पाया है, क्योंकि सुखाड़ का असर थोड़ा हमारे गांव में थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई भी फसल हम नहीं लगा पाए हैं। लेकिन लेमन ग्रास जो है मेरा बचा हुआ है, और लेमन ग्रास का ही करीब 2-3 कटिंग मेरा हो चुका है। बाकी तो ऐसा कुछ विशेष नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो कोशिश है जी बहुत अच्छा। खुद भी और औरों का भी, कि
ऑर्गेनिक खेती करें भी और औरों को भी प्रोत्साहित करें, और हमारी एपीसी का भी यही कोशिश है सर। जी धन्यवाद सर। जी आदरणीय ओमकार नाथ जी, आपके साथ जो भी हमारे सदस्य जुड़े हैं योगाहार कार्यक्रम में आपके, उनका जरूर जो है उनको एक बार एक अपना परिचय दें, और वो कम से कम उनका यहाँ परिचय हो जाए योगाहार कार्यक्रम में। आज जो जुड़े हैं उनको आमंत्रित कर लें ओमकार नाथ जी, क्योंकि जी दिलीप जी भी हैं, अपना परिचय दीजिए। दिलीप कुमार जी। ओम भैया सभी को कोटि कोटि नमन। हम तो वही ओमकार जी के जस्ट बगल के गांव के हैं, छिछौरी गांव में रहा घर। हम एपीसी में सदस्य हैं, बीओडी मेंबर है। मतलब आवाज आ रहा है सर? जी आ रहा है आवाज आपका। आ रहा है। तो हम बीओडी मेंबर हैं, और ओमकार जी से मतलब कि फिर लेकर के हम लोग ब्लैक राइस भी लगाए हैं, और एक काला नमक किरण भी लगाए हैं, और ऑर्गेनिक हम लोग कर रहे हैं। इनके सलाह के से ही चल रहे हैं हम लोग। और हम लोग के मैंने क्या सौभाग्य है कि ओमकार जी जैसा किसान हम लोग को मिले हुए हैं, जो कि नए नए चीज़ हम लोग को तकनीकी मतलब सहायता देते रहते हैं, सहयोग जानकारी। इस बस यही मेरा थी है। सभी को धन्यवाद सर। काशी जी हैं उस सदन में उपलब्ध? और कोई काशी जी जुड़े हुए थे, काशी जी अगर उपलब्ध हैं तो अपना परिचय दीजिए और बताइए अपने बारे में। काशी जी अगर उपलब्ध हो, काशी जी अगर शायद सदन नहीं में दिख हो रहे हैं। तो आप ऑनम्यूट। जी नहीं दिख रहे हैं वो शायद। धन्यवाद। अब मैं रंजना जी को, जी झारखंड से हमारे कृष्ण कुमार रंजना जी भी जी, है जी, उनको भी 1 मिनट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जी। जी पूजा जी हैं क्या? पूजा जी हैं? पूजा जी जी पूजा जी स्वागत है हमारे आपका। जी जी अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? नमस्ते सभी को। मेरा नाम पूजा सिंह हुआ, और मैं पंडवा फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सीईओ हुई, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों से सारे से संवाद हुआ था हमारा। और अभी एफपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव किसानों के द्वारा निकला हुआ पदार्थों को प्रोसेसिंग करके आगे मार्केटिंग करवाना है। मेन ऑब्जेक्टिव इस पे, और किसानों को किस तरीके से बेनिफिट मिल सके उस पे अभी ये हमारी एफपीसी काम कर रही है। यही हमारी पहचान है अभी एफपीसी के रूप में। पूजा जी हमारे बिहार से हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं, और काफ़ी एक्टिव सीईओ हैं, और हमें लगता है कि इनके मार्गदर्शन में हमारे एफपीसी आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही आशा उम्मीद है, विश्वास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, दिलीप जी, और फिर अभिमन्यु जी, और हमारे झारखंड से कृष्ण कुमार जी भी हैं, तो 1 मिनट के लिए कृष्ण कुमार जी को भी सादर आमंत्रित करते हैं जी। जी कृष्ण कुमार जी आपका भी स्वागत है। ओम सादर नमन। जितने भी योगाहार कार्यक्रम के अस्थाई मेंबर हैं आप लोग, सबों को मेरा नमन वंदन ओम। बहुत ही सुंदर ढंग से आज योग व्यायाम भी हुआ, और हमारे आदरणीय मित्र ओंकार नाथ जी को भी मेरा ओम नमन है कि बहुत सुंदर मुख्य अतिथि का भूमिका आज निभाए। मैं कृष्ण कुमार महतो, रांची जिला पतंजलि किसान सेवा समिति प्रभारी। आज 5 साल से मैं ऑर्गेनिक खेती आदरणीय भुवनेश्वर राय जी के सानिध्य में कर चुक रहा हूँ, किया लिया हूँ। और उसके पहले 50 साल पहले मैं अपने हल जोत करके करता था, उसके बाद तो मैं सर्विस में आ गया। आज 10 साल हो गया रिटायर किए हुए। तो अभी वर्तमान में मैं एक फार्मर ट्रेनर भी हूँ, और 100 आदमी का भेज चुका हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, और 210 लोगों को ट्रेनिंग मैंने ऑर्गेनिक ग्रोअर और फार्मर का दे चुका हूँ। बहुत ही सुंदर चर्चा हुई आज ओंकार नाथ जी के साथ में, जब सौंठ को कह रहे थे आप लोग अदरक, तो अदरक 1 किलो और पानी 1 किलो और उसमें 300 ग्राम गुड़, इस समीकरण किस काम में आता है जरा बताएंगे हमारे प्रिय ओंकार नाथ जी। धन्यवाद।
जी राजीव भैया इसके बारे में चर्चा किए थे। ये जो थी है फंगिसाइड है, विशेष करके राजीव भैया बताएंगे, अभी जुड़े हुए थे। फंगिसाइड है, अगर कोई फसल पर जी फंगस जी हो राजू जाता है, भैया आप फंगस का थोड़ा सा बीमारी बता है। दीजिए। जी राजू भैया जी। जब फंगस आता है तो उस पे ये नियंत्रित करता है, लेकिन फंगस आने के पहले अगर हम 15 दिन पे इसका 1% का छिड़काव करते हैं, मतलब ये 1% नहीं है, ये 0.3% है। छाछ 1% और 0.03 मतलब 0.3% इसका लेके छिड़काव करते रहते हैं तो फंगिसाइड आता नहीं है। दूसरा, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और बहुत ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया छाछ में होता है, जो बहुत बहुत बड़ा गुणकारी चीज है। ये असल में इनका प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। तो यही है, आज का समय हो गया इसलिए विस्तृत चर्चा करना उचित नहीं है। धन्यवाद सर, मैं ओंकार नाथ जी से सारा समीकरण ले लूंगा बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। और जी झारखंड से हमारे भुवनेश्वर राय जी भी है, तो आज के मुख्य अतिथि के लिए बस 1 मिनट के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद बहन जी। बस मैं आज इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से ये लोग झारखंड के जो हमारे मुख्य अतिथि आज के ओंकार नाथ जी जो काम कर रहे हैं, और जैसा कि इनके सीईओ जो पूजा बहन जी थी, उन्होंने भी बताया कि हम लोग इसको मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको वैल्यू एडिशन करके बेचना चाहते हैं। और उसका एक उदाहरण हमारे बीच में सर वर्मा जी है। देखिए वो कितना अच्छी खेती भी उनके पास है, और जितना भी वो उनका प्रोडक्शन है सबका वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, और उनका जीवन स्तर आप देख लीजिए। तो हमारे बीच में एक सबसे बड़े उदाहरण शरद वर्मा जी हैं कि वो किस तरह से अपने को इस कार्यक्रम में लगाए हैं। और मैं आज इतना ही कहूंगा कि बहुत सत्य है कि अगर किसान अपने प्रोडक्ट को पैदा करके और वो मार्केट तक ले जाकर के स्वयं बेचता है, जिस भी पोजीशन में बेचता है, तो निश्चित मानिए कि उसका आमदनी बढ़ जाएगा। और जो लोग इस काम को कर ले जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग इसमें संकोच करेंगे कि नहीं हम घर पे ही बैठ करके घर पे ही से लेकर के सारे काम कर लें, यहीं पे बेच दें, तो फिर उनका ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओंकार नाथ जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो जितने भी एफपीओ बना है, जो एफपीओ है उसमें से काफी लोग ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पीजीएस सर्टिफिकेशन का भी इनका 2 ग्रुप चल रहा है, जिसमें करीब करीब एक ग्रुप का तो 100% सर्टिफिकेशन होने जा रहा है, और एक ग्रुप में करीब करीब 50% किसानों का सर्टिफिकेशन होने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल लगे हुए हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए कि आप इसी तरह से आगे लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। धन्यवाद जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी ओंकार नाथ जी धन्यवाद, और हमारे झारखंड से आदरणीय भुवनेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी समय बहुत हो गया है, तो मैंने झारखंड से हमारे जितने भी किसान वैज्ञानिक जुड़े थे उनको सबको ले लिया 1-1 मिनट के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि ओंकार नाथ जी के बारे में शुभेच्छा देने के लिए। तो फिर हम चलते हैं समापन की तरफ। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारे बीच में योग शिक्षिका आदरणीय श्री कुमारी